नमस्कार। द्रोणा एकेडमी के इस परिसर में आज जीएस के मद्देनजर इतिहास की पहली क्लास लेकर मैं राहुल मिश्रा आपके समक्ष हाजिर हूं। आज जो है हम पढ़ेंगे इतिहास को। वनडे एग्जाम में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो अंश है इतिहास का, उसको रिवाइज करते हुए या उन चीजों पर प्रकाश डालते हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। देखिए, लक्ष्य ये है हमारा कि तथ्यों को आपके समक्ष ऐसे प्रस्तुत किया जाए कि आपको स्मरण करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, और इन तथ्यों से संबंधित प्रश्न जब परीक्षा में पूछे जाएं तो आप उसको सरलता से कर लें, किसी भी प्रकार का दबाव आपको महसूस ना हो। हाँ, ये जरूर है कि इतिहास का एक हिस्सा ऐसा है कि जो थोड़ा जटिल है और लोगों को उसमें जो है काफी परेशानी पेश आती है। नोट्स तो मिल जाते हैं, मगर बात यह है कि उसको सरल ढंग से कैसे हम अपने स्मरण पे रख पाएं, ये बात है, मायने रखती है। तो प्रयास यही है कि आपको सरलता से इन चीज़ों को याद करा दिया जाए और ये चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहें ताकि आपके परीक्षा में इन चीज़ों से काफ़ी मदद मिले। आइए चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास को मूल रूप से हम 3 कालखंडों में बांट देते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। मगर जब बात आती है प्राचीन इतिहास की, तो यह एक बहुत बड़ा कालखंड है और इस बड़े कालखंड को अध्ययन के दृष्टिकोण से हम कई भागों में बांटते हैं, मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो 3 भाग हैं वो है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये अध्ययन के दृष्टिकोण से प्राचीन इतिहास को हम लोगों ने बांटा है इन 3 भागों में। अब ये तीनों भाग हैं क्या? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बहुत सीधी सी बात, वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है मगर वो पढ़ा नहीं जा सका। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लिपि तो हमें प्राप्त हुई मगर वो पढ़ी नहीं जा सकी, तो हम उसे किस काल में रखेंगे? हम उसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। बात आती है ऐतिहासिक काल की कि लिखित साक्ष्य और साक्ष्य उपलब्ध हैं और वो पढ़े भी जा सके, समझे भी जा सके। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास को अध्ययन के दृष्टिकोण से हमने बांटा और इन सबों में अंतर भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल को। आइए देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल फिर से हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, और वो है पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। कहीं कहीं आपको ये देखने को नहीं मिलेगा लौह युग, मगर आप लौह युग भी इसमें शामिल करके चलिए। पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पाषाण युग। पाषाण युग जो हम कह रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि जिस युग में पाषाण यानी पत्थर से बने औजारों या उपकरणों का प्रयोग किया जाता रहा हो, जिस युग में पत्थर या पाषाण से बने उपकरण एवं औजारों का प्रयोग किया जाता रहा हो, उसे हम पाषाण युग कह रहे हैं। अब इस पाषाण युग को भी हम 3 भागों में बांट रहे हैं। पूरा पाषाण, जिसकी काल अवधि है 25 लाख से 8000 ईसा पूर्व, 25 लाख से 8000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 8000 से 4000 ईसा पूर्व। नव पाषाण 4000 से 1000 ईसा पूर्व। जहां कहीं भ्रम पैदा हो वहां आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो इस काल अवधि को देखते हुए हम ये भी देखेंगे कि इस युग में किन औजारों का प्रयोग हुआ और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए प्रमुख स्थल कौन कौन से रहे। तो आइए देखते हैं। पूरा पाषाण काल जो मुख्य औजारों का प्रयोग हुआ वो है क्लीवर और हाथ का चाकू। क्लीवर और हाथ का चाकू। एक चीज और, पूरा पाषाण काल के औजार बेढौल और बड़े आकार के हुआ करते थे। आइए देखते हैं इनसे जुड़ा हुआ मुख्य स्थान। बट अब एक बात गौर करने वाली है कि जब हम स्थान पढ़ेंगे तो एक बात याद रखिएगा, बेलन घाटी मिर्जापुर वाली और दूसरी भीमबेटका मध्य प्रदेश, इन दोनों को हम ये याद रख लेंगे कि इन तीनों कालों में इनका स्थान है। इन तीनों कालों में ये कॉमन है।
और इसको दिमाग में रखेंगे हम। तो आइए देखते हैं औजार जो पूरा पाषाण काल के क्लीवर, हाथ का चाकू हम देख चुके हैं। स्थल कौन कौन से इससे जुड़े हुए हैं? मिर्जापुर बेलन घाटी, राजस्थान का डिडवाना, नर्मदा घाटी और भीमबेटका भोपाल के निकट मध्य प्रदेश में। आइए अब हम मध्य पाषाण काल देखते हैं। इसमें जो मुख्य औजार हैं वो दो तरह के हैं, माइक्रोलिथ और मैक्रोलिथ। माइक्रो का अर्थ ही होता है छोटा, और इसमें जो मैक्रोलिथ है वो है उन छोटे औजारों से थोड़ा बड़ा। तो माइक्रोलिथ और मैक्रोलिथ, ये छोटे औजारों का प्रयोग मध्य पाषाण काल की विशेषता है। ध्यान पर रखिएगा, छोटे औजारों का प्रयोग मध्य पाषाण काल की विशेषता है और औजारों में थोड़ी उन्नति हुई। आइए देखते हैं क्या क्या है। हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर, बेधनी और खुरुचनी। बेधनी और खुरुचनी तीखे हथियार और छिलने वाले हथियारों का भी उपयोग शुरू हुआ। तो छिलने वाले हथियार, तीखे हथियार, हथियारों की साइज छोटी है। मध्य पाषाण युग का यही विशेषता है। आइए चलिए देखते हैं स्थल। फिर से देखिए, भीमबेटका आ गया। भीमबेटका मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, लंघनाद गुजरात, नेवासा सिंहभूम, चकिया चंदौली के पास में है उत्तर प्रदेश। बेलन घाटी मिर्जापुर वाला, अभी मैंने आपसे बताया था कि कॉमन है, ये स्थल कॉमन है, दिमाग में रखिएगा। और सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात का। ये तो स्थानों की बात हो गई। अब ये मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थान थे। आइए नव पाषाण काल से संबंधित स्थानों को देखते हैं। अति महत्वपूर्ण है, बार बार फोकस वहीं रखिएगा, दिमाग वहीं रखिएगा। नव पाषाण काल से जुड़े सबसे पहली बात औजार हैं दराती, तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, रेक, धारदार चाकू आदि। लेकिन इनकी विशेषता यह है कि ये पालिशदार प्राप्त हुए हैं। तमाम हथियार जो इस युग के प्राप्त हुए वो पालिशदार प्राप्त हुए, उन पर पालिश लगी हुई थी। आइए देखते हैं इससे जुड़ा हुआ प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल में मेहरगढ़, कृषि का साक्ष्य जहां से मिला है सर्वप्रथम, बलूचिस्तान के पास स्थित है। बेलन घाटी, फिर से बेलन घाटी आ गई। और गुफ कराल कश्मीर, बुर्जहोम कश्मीर, गर्तावास मिला है यहां से। कोल्डिहवा चावल का साक्ष्य। नागार्जुन कोंड आंध्र प्रदेश, नागार्जुन कोंड आंध्र प्रदेश और पल्लवाय आंध्र प्रदेश, ये दो स्थल हैं जो नव पाषाण काल के हैं। हमने सिर्फ नागार्जुन कोंडा लिखा हुआ है। अक्सर परीक्षा में थोड़ा सा छात्रों के दिमाग को टेस्ट करने के लिए, उनकी पकड़ को टेस्ट करने के लिए ये देखा गया है कि ऐसा कोई स्थल दे देते हैं कि जो स्थल दक्षिण में स्थित हो, जिसके ऊपर अमूमन फोकस ना गया हो लोगों का। तो नागार्जुन कोंड पल्लवाय आंध्र प्रदेश है। चिरांद बिहार में छपरा जिले के निकट स्थित है। तो ये नव पाषाण काल से संबंधित स्थल है। आइए जनजीवन के बारे में देखते हैं कि जनजीवन कैसा था इस समय में, पाषाण युग में। तो पहले बात पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की हम बात कर लेते हैं। मानव शिकारी एवं खाद्य संग्रहक, खाना बदोश जीवन था, कोई अस्थायी जीवन नहीं था। और रहने की जगह जो थी पहाड़ियों में, नदियों के किनारे सो जाना, गुफाओं में सोना, यही है। खाद्य संग्रह, शिकारी, खाना बदोश जीवन, कोई अस्थायी तो नहीं। आइए देखते हैं मध्य पाषाण काल में शिकारी खाद्य संग्रहक तो थे, थोड़ा थोड़ा स्थिर भी होने लगे। मानव थोड़ा थोड़ा स्थिर भी होने लगे, कृषि करने का प्रयास भी शुरू हो गया। और जब हम नव पाषाण काल में आते हैं तो देखते हैं खेती और पशुपालन, ये उन्नति हुई खेती और पशुपालन की, और अस्थायी निवास बनना शुरू हुआ, मिट्टी के बर्तन आदि। ये सारी प्रगति इस काल की रही। तो एक बार आप देख सकते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, बस हम तुरंत इसके बाद वाली वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपसे मैं तो ये सारे बिंदु जो हैं ये जुड़े हुए हैं पाषाण काल से। प्रागैतिहासिक काल के विषय में हम लोगों ने देखा। अब इन चीजों को देखेंगे तो जब हम महत्वपूर्ण तथ्य या प्रश्न जब उनको देखना शुरू करेंगे तो उसमें एक दो चीजें हैं जिसको हम नहीं भूलेंगे। सबसे पहली बात तो इस नाम को नहीं भूलेंगे, रॉबर्ट ब्रूस फूट। भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है इनको। भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट। इनका योगदान है, सर्वप्रथम इन्होंने पल्लवरम, जो मद्रास के निकट है, चेन्नई के निकट है, तमिलनाडु में स्थित है, पल्लवरम 1863 में यहाँ पर इन्होंने
कुछ अवशेष प्राप्त किए, कुछ औजार प्राप्त किए, जो औजार पूरा पाषाण काल से जुड़े हुए थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम नामक स्थान पर पूरा पाषाण काल से संबंधित कुछ औजारों को इन्होंने प्राप्त किया। इनको प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। इसी से मिलता जुलता पुरातत्व का जनक पूछ लिया जाता है। तो जब पुरातत्व का जनक पूछा जाएगा या प्रागैतिहासिक काल का जनक पूछा जाएगा तो दोनों अलग अलग लोग हैं। प्रागैतिहासिक काल का जो जनक है वो है रॉबर्ट ब्रूस फुट, और जब पुरातत्व के जनक के विषय में पूछा जाएगा तो अलेक्जेंडर कनिंघम। बता दूं कि द्रोणा एकेडमी सीबीएसई 9 to 12 के लिए भी है। 9 to 12 सभी सब्जेक्ट के हमारे विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स नितेश सर द्वारा, जो बीटेक हैं मैकेनिकल, संतोष सर के द्वारा केमिस्ट्री, खास करके 11 और 12 की स्पेशलिस्ट है। एसएसटी हमारे द्वारा राहुल मिश्रा, और साथ ही साथ हिंदी के एक शिक्षक मौजूद हैं। और हमारी एक टीम है जो ये प्रयासरत है कि हम बच्चों के प्रदर्शन में कितना ज़्यादा योगदान कर पाएं और बच्चों का प्रदर्शन कितना अच्छा हो पाए। इसी प्रयास से इस अकेडमी की स्थापना हुई है। साथ ही साथ कंपटीशन के भी बैचेस चल रहे हैं। कंपटीशन के बैचेस सुबह की बेला चल रहे हैं, और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास भी देने की संभावना है। आने वाले समय में ऑनलाइन क्लास का प्रबंध भी हम करेंगे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो है प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा, और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोगों ने जो है पाषाण युग को देखा। पाषाण युग से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोगों ने देखा, और उन सभी चीज़ों को स्मरण पर रखना जरूरी है। चलिए आइए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको सरसरी निगाह से हम रिवाइज कर लेंगे। ये इसी सेक्शन से जुड़ा हुआ है और बहुतायत परीक्षा में पूछा जाता है। इन बिंदुओं से संबंधित प्रश्न उठने की संभावना परीक्षाओं में बहुत है, इसलिए ध्यान देंगे हम लोग और सरसरी निगाह से इसे अपने स्मरण पे लाने की कोशिश करेंगे। प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, जो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान। ठीक है, प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य, प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, इन दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे आप। प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से, ठीक है, जहां जौ और गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से, ठीक है। सबसे पहला जानवर पालतू बनाया गया कुत्ता, वो भी मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ये कुत्ता और वो भी मध्य पाषाण काल से संबंधित, इसका जो साक्ष्य है आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान से जानवर को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य, वो भी जो सबसे पहला जानवर पालतू बनाया गया वो था कुत्ता, और ये संबंधित है मध्य पाषाण काल से। इन तीनों बातों को, पहला जानवर पालतू बनाया गया कुत्ता, किस काल से संबंधित? मध्य पाषाण काल से। और कहां से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से। प्राचीनतम आवास बुर्ज होम कश्मीर में है। गर्ता आवास माने गड्ढा रूपी घर, ठीक है, यही प्राचीनतम आवास का साक्ष्य था, जो भारत में बुर्ज होम कश्मीर से गर्ता आवास के रूप में प्राप्त हुआ। आग की खोज किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल से। आग की खोज पूरा पाषाण काल से संबंधित है। पत्थरों को घिसकर आग निकाली गई और यह आग की खोज पूरा पाषाण काल से संबंधित है। पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल की देन है। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल की देन है। यहां से यातायात की सुविधा शुरू हो गई। गुफा चित्र पूरा पाषाण काल से संबंधित है। गुफा चित्र भीमबेटका, वही भीमबेटका मध्य प्रदेश, जिसको हमने कहा था कि पाषाण युग में तीनों पाषाण, पूरा, मध्य और नव, तीनों में ये कॉमन है। और आपने देखा कि बेलन घाटी भी तीनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ बात हो रही है गुफा चित्र की। गुफा चित्र पूरा पाषाण काल से संबंधित, भीमबेटका से इसके साक्ष्य मिले हैं। और इसे खोजने वाले व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, क्योंकि अब प्रश्नों में कुछ नई चीजें आने लगी हैं और वो नई चीजें इन्हीं तथ्यों के बीच में छुपी होती हैं, जिसको हमारी निगाह देख नहीं पाती। और अक्सर परंपरागत चीज़ों को ही हम रिवाइज करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम कुछ नई चीज़ों को भी देखें। तो नई चीज़ क्या है? नई चीज़ ये है कि गुफा चित्र पूरा पाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका नामक स्थान से इसका साक्ष्य मिला है, गुफाओं से।
और विष्णु श्रीधर 1957-1958 में इन्होंने इन गुफा चित्रों की खोज की। मानव का प्राचीनतम साक्ष्य, मतलब मानव के जो अस्थि अवशेष हैं, इसका प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। ये होमो इरेक्ट प्रजाति का मानव है जो होमो सेपियन के पहले था। होमो सेपियन के उद्भव के पहले था होमो इरेक्ट प्रजाति का मानव, और इसका साक्ष्य नर्मदा घाटी के हथनौरा स्थान से प्राप्त हुआ है। मानव अस्थि का, मानव अस्तित्व का, मानव अस्थि का जो है प्राचीनतम साक्ष्य है। सूक्ष्म पाषाण उपकरण माने छोटे औजार किस काल से जुड़े हैं? मध्य पाषाण काल से। पालिश किए हुए औजार कहां से जुड़े हैं? नव पाषाण काल से। पिकिली हल और उतनूर, साथ ही साथ हुसनगी, ये तीनों स्थान याद रखिएगा। मैंने कहा है कि जब स्थानों के विषय में पूछ देगा तो ऐसा स्थान पूछेगा जो अमूमन आपने ना सुना हो, और वो स्थान बहुत ज्यादा चांस है कि दक्षिण के हों। तो पिकलीहल, उतनूर और हुसनगी। पिकलीहल कर्नाटक, उतनूर तेलंगाना, हुसनगी भी कर्नाटक। पिकलीहल और हुसनगी कर्नाटक और उतनूर तेलंगाना, ये नव पाषाण काल से संबंधित हैं। आइए चलिए कूट मिलान करने को दे सकता है प्रश्न के रूप में। स्थान कहाँ है वर्तमान समय, या कहाँ से संबंध, ये स्थान किस प्रांत में है, इस तरह का कूट मिलान दे सकता है, या काल से संबंधित भी कूट मिलान दे सकता है। लेकिन अभी यहां देखेंगे हम मेहरगढ़ बलूचिस्तान, चिरांद बिहार, उतनूर तेलंगाना, पिकलीहल कर्नाटक, बुर्जहोम गर्ता आवास वाली बात जहां हुई थी कश्मीर, भीमबेटका गुफा चित्र वाली बात हुई थी मध्य प्रदेश, चकिया उत्तर प्रदेश चंदौली के पास है, सिंहभूम झारखंड में स्थित है। अब बात यह है कि या तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, या आपको 1 से 4 बिंदु आपके सामने होंगे, 1 2 3 4, और आपको पहचान करनी होगी कि इनमें से कितने बिंदु सही हैं या दिए गए वाक्य से संबंध रखते हैं। इस तरह का प्रश्न अब पूछे जाने की नई पद्धति शुरू हुई है। ठीक है, या तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। अब जैसे आप सिपाही की परीक्षा दे रहे हैं, प्रश्न सीधा आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप और भी जो छोटे स्तर के एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें सीधा प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। थोड़े से बड़े स्तर पे जैसे ही आप जाएंगे तो इन्हीं प्रश्नों में निम्नलिखित तथ्य दे देंगे और कहेंगे कि इनमें से 1 2 3 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है। इस तरह के प्रश्न भी उठाए जा सकते हैं। तो चलिए, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल में जो पाषाण युग को हम लोगों ने पढ़ा, ये सभी बिंदु उसी से संबंधित हैं।